नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा और इस वक्त एक बड़ी खबर, ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला आने वाला है। इसे लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर हिंदू पक्षकार की 2 याचिकाओं पर वाराणसी कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। हिंदू पक्षकार ने एक याचिका में वजूखाने की जगह पर एएसआई सर्वे और दूसरी याचिका में मस्जिद के सेंट्रल डोम के नीचे के हिस्से के पास में खुदाई करने की याचिका दायर की थी। इन दोनों याचिकाओं पर वाराणसी जिला अदालत फैसला सुना सकती है। हिंदू पक्षकार का मानना है कि सेंट्रल डोम के ठीक नीचे शिवलिंग है और खुदाई के बाद सच्चाई का पता चलेगा, जबकि मस्जिद के वजूखाने की जगह पर एएसआई का सर्वे होने से और भी सच्चाई निकलकर सामने आ जाएगी। वहीं मुस्लिम पक्षकार की तरफ से हिंदू पक्षकार इन दोनों याचिकाओं पर विरोध जता चुका है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट में सभी पक्षकार ने अपना पक्ष रख लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। हमारा कोर्ट से निवेदन है कि यही स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो है वो काशी के आस्था का बिंदु है, पूरे देश की आस्था के बिंदु का वह स्थल है जो ज्योतिर्लिंग है, और उसी के नाम से काशी है। काशी के नाम से पूरा विश्व में विख्यात ये विश्वनाथ हैं, विश्वेश्वर हैं। तो यदि सर्वे के में उन्हीं को जो है वो छोड़ दिया जाएगा, सर्वे नहीं होगा, तो ये हिंदू पक्ष का बहुत काफी नुकसानदायक विषय होगा। नोएडा में रिटायर्ड आईएएस राकेश बहादुर के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की है। रियल एस्टेट कंपनी एमआई बिल्डर्स के ठिकानों के साथ आयकर विभाग ने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर राकेश बहादुर के आवास पर को भी खंगाला है। नोएडा की जेपी ग्रीन टाउनशिप में राकेश बहादुर के घर पर छापेमारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपनी काली कमाई को एमआई बिल्डर्स के पास निवेश किया था। एमआई बिल्डर के साथ रिटायर्ड आईएएस के करोड़ों के लेन देन के पुख्ता सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक एमआई बिल्डर और पूर्व आईएएस के बीच निवेश के दस्तावेज मिले हैं। करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। बरामद दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है। राकेश बहादुर यूपी की एसपी और बीएसपी सरकार में अहम पदों पर हैं। इसके अलावा एमआई बिल्डर से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। आयकर विभाग जल्द इस पूरे मामले में अहम खुलासा करने की तैयारी में है। एमआई बिल्डर्स की रेड के दौरान वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जिसमें संदिग्ध लेन देन की बात सामने आई थी। पूर्व आईएएस राकेश बहादुर और इस समय उनके घर के बाहर ही मौजूद है, और आपको बता दें यहीं पर वो रेड संचालित की गई थी। 2 दिनों तक ये पूरी रेड चली है। फिलहाल नोएडा के अन्य ठिकानों पर रेड अभी भी जारी है, लेकिन इस दौरान जब एमआई बिल्डर के दिल्ली ठिकानों पर रेड की गई, उस दौरान कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले हैं जिसमें संदिग्ध लेन देन की बात सामने आई थी। साथ ही आपको बता दें कि कुछ चल अचल संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, जिनको वेरीफाई किया जा रहा है। साथ ही एमआई बिल्डर के बयानों के साथ साथ पूर्व आईएएस राकेश बहादुर के बयानों को भी वेरीफाई किया जा रहा है, और जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनको वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। मुरादाबाद पहुंचे नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने मुस्लिम बाहुल्य कुंदर की सीट पर मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश की है। साथ ही विवादित बयान भी दे दिया है। चंद्रशेखर ने कहा कि नेता मुसलमानों का वोट लेकर घरों में घुसते हैं, जुल्म के वक्त तो चादर तान कर इसी में सो गए। जब मुसलमान भाइयों को परेशान करने का काम किया गया और आपकी वोट लेने वाले नेता घरों में घुस गए, चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे मौलाना साद साहब का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, या अखलाक का मामला हो, या पहलू का मामला हो, या नजीब का मामला हो, या कहीं भी कोई जुर्म हुआ हो। और अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में चाहे वसीम की हत्या हो, जिस तरह का जुर्म बहराइच में हो रहा है, जिस तरह का जुर्म बुढ़ाना में हो रहा है, ये नेता जिनको आपने 37 एमपी जिनके बना दिए, वो चद्दर तान के एसी में पड़ के सो रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद सड़कों पे आपकी लड़ाई लड़ रहा है।
यूपी में विधानसभा उपचुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। अगर मैनपुरी के करहल की बात करें तो एसपी ने यहां पर तेज प्रताप यादव, बीजेपी ने अनुजेश प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है। अनुजेश प्रताप यादव एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। ऐसे में करहल विधानसभा का उपचुनाव बेहद रोमांचक होगा। नामांकन के लिए जाने से पहले अनुजेश ने अपने घर में पूजा पाठ किया। अनुजेश ने इस चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। तो करहल उपचुनाव का दंगल और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। अनुजेश यादव वर्सेस तेज प्रताप यादव आपको यहां पर दिखने वाला है और अनुजेश की तरफ से अपनी जीत का दावा किया गया है, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अनुजेश की तरफ से निशाना साधा गया है समाजवादी पार्टी पर और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए हैं अनुजेश प्रताप यादव। सन 52 से विधायक चाचा ताऊ माँ सब रहे हैं, तो मेरे लिए करहल विधानसभा मेरे लिए नई नहीं है। आपकी माँ विधायक रही हैं, उसके अलावा राजनीति की अगर उस बात की है और सफाई की बात की जाए तो आपकी सीधी सीधी रिश्तेदारी है। बुआ फूफा और उसका रिश्ता मतलब नहीं है। मैं चुनाव में कोई रिश्ते नहीं है, अपने अपने सिद्धांत हैं। मैं अपने भाजपा से लड़ रहा हूँ, वो अपने पार्टी से लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी, तेज प्रताप लड़ रहे हैं, पूरा परिवार लगाया। सैफई का पूरा परिवार नामांकन में गया था। कैसे, चूंकि पूरी पार्टी लगी है। मेरे लिए भी पूरी पार्टी लगी हुई है भाजपा। गढ़ कहा जाता है, गढ़ कैसे? गढ़ क्यों है? गढ़ यहाँ मेरे परिवार भी 1952 से विधायक हो, वो चला रहे। गढ़ मेरा भी गढ़ है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के पास निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है। इस होर्डिंग में डॉक्टर संजय निषाद को 27 का खेवन हार बताया गया है। तो संजय निषाद को 27 का खेवन हार बताया गया है। इस पोस्टर में देख सकते हैं, ये पोस्टर आप लखनऊ में संजय निषाद के पोस्टर लग गए हैं और इन पोस्टर पर 27 के खेवन हार संजय निषाद को लिखा गया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आरोप लगाया है कि विपक्ष गठबंधन टूटने की अफवाह फैला रहा है। संजय निषाद ने कहा कि जीत जरूरी है, सीट नहीं। हम बीजेपी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने निषादों के आरक्षण समेत कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। आज हम समाज के लिए, अपने समाज को हितों के लिए छोटे छोटे बातों को बलिदान तो करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा, मैं 3 दिन से दिल्ली में था और दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से बात हुई और पूरा अपने समाज को भरोसा दिलाता हूं कि जो आज उपचुनाव में हमने चुनाव न लड़कर लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया, भाग गया, बिक गया, बेच दिया, तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। हमारे लोगों के अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, जिन्होंने उनको सुख से या समृद्धि से, विकास से कोसों दूर रखा। ऐसे लोग आज के दिन में कम से कम ये ट्वीट कर रहे हैं कि मेरा एक विचारधारा रहा कि हमेशा जीत चाहिए, सीट नहीं जीत चाहिए। मेरा एक विचारधारा रही और उस जीत के सहारे हम जो है समाज को कुछ दे सकते हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिनव अरोड़ा का एक वीडियो वायरल है। आरोप यह है कि व्यासपीठ के पास जाकर अभिनव रील बनवा रहे थे और जिस पर रामभद्राचार्य ने उसे टोका और मंच से उतरने को कहा। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि जगतगुरु रामभद्राचार्य दिखाई दे रहे हैं। वो स्टेज पर धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिनव अरोड़ा भी नजर आ रहे हैं। वो बाबा के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां पर कार्यक्रम जारी है। इस बीच बाबा का एक भक्त आता है, वहां से अभिनव को हटा देता है। इसके बाद भी वहां पर दोबारा आ जाता है। जगतगुरु रामभद्राचार्य सख्त लहजे में उसे हटाने का निर्देश फिर से देते हैं। मान लिया जाए, इसलिए तो विवाह पंचमी। मथुरा में संघ की 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक चल रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक की शुरुआत की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 46 प्रांतों के 393 प्रांत और संघ संचालक, कार्यवाहक और प्रचारक शामिल हैं। बैठक में सामाजिक कुरीतियों, नौनिहालों पर इंटरनेट के दुष्प्रभाव पर चिंतन मंथन हो रहा है। साथ ही राष्ट्रीय सामाजिक और
समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है। आरएसएस बच्चों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए अभियान भी चलाएगा। विजयादशमी उद्बोधन में जिन जिन मुद्दों को लिया है, विशेष करके पंच परिवर्तन के विषयों पर, उसको आगे क्रियान्वयन कैसे करना, समाज तक कैसे लेकर के जाना, इन सभी विषयों पर, इन सब मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो सामाजिक समरसता अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी इससे जोड़ने का चर्चा की गई। सामाजिक समरसता का अर्थ हिंदू समाज के सभी जो जाति, बिरादरी, मत, पंथ हैं, उनके बीच में कैसे समरसता लाई जाए, मुख्यतः वो विषय उसके अंदर रहता है। मेरठ पहुंचे वन मंत्री अरुण कुमार ने भी ऑपरेशन मंकी पर सवाल खड़े किए जाने को लेकर बयान दिया और कहा कि बंदर वन विभाग का एनिमल नहीं है, इसलिए बंदरों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी उनके डिपार्टमेंट की नहीं है। वहीं मंत्री जी कहते हैं कि बंदरों की पॉपुलेशन को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। बंदर वन विभाग का एनिमल नहीं है, इसलिए इस पे वन विभाग का कोई इफेक्ट नहीं है। ना तो हमारे उस पर बंदर पे कोई कंट्रोल का हमारी जिम्मेदारी है, ना बंदर के लिए किसी तरह का हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन नगर निगम मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि बंदर से लोगों को दिक्कत है। जैसा आपने बताया बंदरों की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो मैं तो यही कहूँगा इसमें अल्फा मेल का स्टरलाइजेशन होना चाहिए ताकि इनकी पॉपुलेशन कम हो। क्या सर, जैसे लंगूर को ये कैटेगरी में माना गया है, वो वन्य जीव की श्रेणी में आता है, लेकिन बंदर नहीं आता। लंगूर जो है वो वन्य जीव प्राणी है और उसके मामले में हमारे केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के लाज लागू होते हैं। लंगूर नहीं पाला जा सकता। अमेठी में संदिग्ध हालत में प्राइवेट बस में अचानक धुआं निकलने लगा। बस में से धुआं निकलता हुआ देखकर लोग दहशत में आ गए। घटना नौगजी चौराहे की है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लिया। अमरोहा में बदमाशों ने निजी स्कूल के वैन पर फायरिंग कर दी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। इसके बाद वैन का ड्राइवर वैन को भगाकर स्कूल पहुंचा और स्कूल प्रशासन और पुलिस को वारदात के बारे में जानकारी दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना गजरौला क्षेत्र की ये घटना है। बीजेपी नेता के स्कूल की ये वैन थी। आरोप के मुताबिक बदमाश 1 किलोमीटर तक वैन का पीछा करता रहा। बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने घटना की निंदा की है और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ में नंगले से गाड़ी लेकर आ रहा था सुबह 7:40 से समथिंग, और जो है 3 मिनटों में रोक के गाड़ी पे हमला करा, तमंचे से फायरिंग करी और कड़े से पत्थरों से गाड़ी पे हमला करा। पूरा गाड़ी व्यवस्थित भगा के इसको मिल गया। कितने बच्चे सवार थे बस में? बस के अंदर 28 बच्चे थे। अच्छा, किसी को चोट उठ तो नहीं बस में? नहीं बच्चे तो गाड़ी भगाने से वैसे बच्चे सेफ है ना। तो कोई पुराना विवाद उनसे नहीं कुछ जानते हो ना? जांच न पड़वा फिलहाल उनकी, उन्होंने ढाटे मारे। तो आपकी गाड़ी रुकी हुई थी या उन्होंने रोकी? नहीं, मेरी तो गाड़ी आ रही थी, उन्होंने गाड़ी रोकी मेरी आगे लगा के। हाँ, बाइक लगा। किस जगह की घटना है ये? नंगला से जो रास्ता खाद को आ रहा है। अच्छा, बागों में नगला के आसपास। तो फिर आप गाड़ी लेके आए तो आपके पीछे पीछे भी आए वो? हाँ, 1 किलोमीटर पीछे तक लगा है बाइक लेके। प्रतापगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चौराहे पर सिपाही को सरेआम थप्पड़ मारने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित सिपाही की शिकायत पर पुलिस के कारोबारी के बिगड़ैल बेटे के खिलाफ मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई संगीन धाराओं में पट्टी कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। सिपाही के बाइक की चाबी निकालने से वो नाराज हुआ था और बताया जा रहा है कि ट्रैफिक जाम के दौरान गाड़ी साइड करने को लेकर सिपाही और लड़के के बीच विवाद हुआ। सिपाही की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ था। इतना ही नहीं, उसने सिपाही से भिड़ते हुए उसकी वर्दी फाड़ दी थी। बताया जा रहा है कि पट्टी चौराहे पर 2 सिपाही ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान चौराहे पर जाम लग गया। सिपाही रविंद्र ने बाइक सवार को गाड़ी साइड में करने के लिए टोका तो दोनों में बहस होने लगी और इसके बाद उसने मारपीट करना शुरू कर दिया।
6 बजे थाना क्षेत्र पट्टी अंतर्गत कस्बा पट्टी क्षेत्र में लगे हुए जाम को छुड़ाने व यातायात को सुचारू रूप से चलाने हेतु थाना पट्टी से 2 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। इस दौरान कस्बा पट्टी निवासी अमन मोदवाल सन ऑफ अशोक मोदनवाल को यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर टोकने पर उक्त अमन मोदनवाल द्वारा ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की गई, जिसके संबंध में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 319/24 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर अग्रिम व कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। सहारनपुर और मेरठ में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। सहारनपुर में रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और मालगाड़ी में अनाज भरा हुआ था। वहीं मेरठ में मालगाड़ी के डिब्बे कैंट से सिटी स्टेशन जाते वक्त पटरी से उतर गए। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हरदोई में महिलाओं के बीच मारपीट हुई। इसका वीडियो सामने आ गया है सोशल मीडिया पर और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। बिलग्राम थाना इलाके की ये घटना है। पीड़िता की तरफ से एसपी से इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर ये पूरी घटना हुई है। आरोप के मुताबिक एक पक्ष के लोग हाथों में लाठी डंडा लेकर महिला को गंदी गंदी गालियां देने लगे और ऐसा करने से मना करने पर महिला को मारने पीटने लगे। उसके बाद ये लोग घर के अंदर घुस गए और उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। पुलिस मामले को दर्ज कर जांच में जुट गई है।